अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्री इंट्री क्लासेस का टॉपिक नंबर 1 एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसका लेक्चर नंबर 7 हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं। स्टूडेंट को अगर एनालिटिकल मेथड समझना है तो उसे ग्राफिकल मेथड आना ज़रूरी है। वो समझ आ जाएगा, वो एक सीढ़ी है, उसके बाद उसे एनालिटिकल मेथड बआसानी समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड के अंदर हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? ग्राफिकल मेथड के अंदर हम एक्चुअल में ऐड नहीं कर रहे होते वेक्टर्स, हम दिखा रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो, दो वेक्टर्स किसी चीज पर इस तरीके से अप्लाई हो तो उनको अगर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का निकलेगा। जस्ट मतलब उसको कोई ना, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना कोई फार्मूला होता है, हम जस्ट दिखा रहे होते हैं। ऐसे ही तरीके को ग्राफिकल मेथड कहते हैं ना। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इन ग्राफिकल मेथड वी जस्ट रिप्रेजेंट द वेक्टर्स एंड देयर एडिशन विजुअली। हम देख रहे होते हैं कि एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक फोर्स को, फोर्स के वेक्टर को, दूसरा दूसरे फोर्स के वेक्टर को, और तीसरा उसके रिजल्टेंट को। वहां पे एक्चुअली एडिशन हो नहीं रही होती, जैसे हम लिटरली कर रहे होते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फार्मूला को यूज करके। यहाँ पे आपको कोई फार्मूला नजर नहीं आएगा, जस्ट हम देख रहे होते हैं और देख के समझ जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम देख रहे हैं, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? वो ये निकलेगा। हमने देख लिया, जस्ट की नहीं एडिशन, हम देख रहे हैं। यहां पे भी हमने ट्राइंगल लॉ में भी बात की है कि इसी को अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया जाए तो वही रिजल्टेंट आ रहा है। देखो यहां पे भी, यहां पे भी। इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर को अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आसानी समझ आ जाएंगी। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर बात की जाए ये एनालिटिकल मेथड, यहाँ पे हम सिर्फ दिखा नहीं रहे होते, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली उनको ऐड कर रहे होते हैं। हमारे पास एक वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड होता है, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड होता है, और जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट का भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं कि वो क्या होगा। ऐसे तरीके को एनालिटिकल मेथड कहते हैं। ठीक, अब देखें, दिस मेथड इज यूज्ड टू एड वेक्टर्स। ये भी वेक्टर्स को एड करने का तरीका है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अब फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यानी एक तो एनालिटिकल मेथड के अंदर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का कि वो कितना होगा एडिशन के बाद, और दूसरा उसका रिजल्टेंट के वो किस डायरेक्शन में जाएगा। रिजल्टेंट का मतलब एंगल होता है स्टूडेंट्स, किस एंगल पर जाएगा वो उसका रिजल्टेंट होता है। यानी एंगल को हम रिजल्टेंट कहेंगे, जो एंगल हमारे पास आंसर में आएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास वही लॉज होंगे। यहां पे जस्ट हम दिखा रहे होते थे कि भाई ये एक वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। लेकिन जब बात होगी एनालिटिकल मेथड की तो वही ट्रायंगल लॉ आएगा, वही पैरेललोग्राम लाएगा। सिर्फ फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ होगा भाई ए का वेक्टर है 5 न्यूटन, लेट सपोज बी का है 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट ये क्या निकलेगा? 4 न्यूटन, 8 न्यूटन। ये होगा ट्रायंगल लॉ। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, जस्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे भी। लेकिन जब बात आएगी पैरेललोग्राम लॉ की तो इसमें भी हम क्या करेंगे? यहां पे भी हमें कोई ना कोई मैग्नीट्यूड दिया होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। फिर हम कोई ना कोई फार्मूला यूज करके इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे और इसका रिजल्टेंट यानी इसकी एंगल भी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ ये आपका ग्राफिकल मेथड भी है, यही आपका एनालिटिकल मेथड है। वहां पे जस्ट आप एरो बनाएंगे, यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड रखेंगे, ए वेक्टर का भी, बी वेक्टर का भी, फिर फार्मूला में पुट करेंगे, फिर एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। पैरेललोग्राम में हम ये लाइन जो है इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर रहे होते हैं। यहां पे दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, इनका मैग्नीट्यूड मिलेगा तो हम तीसरी साइड को मालूम करेंगे। यहां पर अगर ये साइड्स मिल गई तो हम डायगोनल का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जिसके कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूलाज होते हैं, बआसानी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आती है कोसाइन लॉ। अब एक चीज याद रखें, चाहे ट्रायंगल लॉ की आप बात कर रहे हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे हो, अगर आपने ये वाली साइड मालूम करनी है जो कि रिजल्टेंट है ट्रायंगल के अंदर,
ये वाली साइड मालूम करनी है जो कि रिजल्टेंट है ट्राइंगल के अंदर, या पैरेललोग्राम के अंदर ये वाला डायगोनल मालूम करना है जो कि एक रिजल्टेंट है। ठीक, इन दोनों के अंदर मैथमेटिक्स का एक लॉ फॉलो होगा जिसको कहते हैं कोसाइन लॉ। अब इस मेथड के जरिए, इस फार्मूला के जरिए आप कर क्या रहे होंगे, आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। फॉलो ये दोनों इस लॉ को करेंगे जो आगे जाकर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ट्राइंगल लॉ आपको दिया गया कि भाई इनको ऐड करो, ये इसको फॉलो करके ये दोनों मालूम कर लेगा। लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे तो ये मालूम करेगा डायगोनल, लेकिन ये भी इसी लॉ को, मैथमेटिक्स के लॉ को यूज करके बनाएगा। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इसको हम आगे जाकर डिस्कस जरूर करेंगे, यही मेन लॉ है। लेकिन एक और लॉ है हमारे पास स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आपको इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी अगर दो जो वेक्टर्स हैं, फोर्स के वेक्टर्स हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक, 90 डिग्री बना रहे हैं, फिर उसका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। ये बात कह रहा है। वैसे बेसिकली यही होता है, कोसाइन लॉ ही इस्तेमाल होता है रिजल्टेंट को मालूम करने में। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर दो वेक्टर्स किसी चीज पर अप्लाई हो रहे हो और दोनों के अंदर 90 डिग्री बन रहे हो, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, उसका मैग्नीट्यूड में निकाल लूंगा। इसीलिए इसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये मेरे पास एक फार्मूला है जिसकी मदद से मैं मालूम कर सकता हूं रिजल्टेंट। अब अगर आप क्या करें स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट इस पे अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा हो रहा है इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में जो पीछे हम पढ़ के आए। इसको अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक मिलाओ तो ये बन जाएगा ट्राइंगल। अब ये वाला साइड है, ये है 4 न्यूटन बेस, ट्राइंगल का ये नीचे वाला हिस्सा होता है बेस, बुनियाद। ये वाला हिस्सा है 3 न्यूटन। अब हमें ये तीसरा फाइंड करना है। अगर बात की जाए ट्राइंगल की तो ये बेस है, हमें दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है, हमें दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है, हमें दिया गया है, ये बेस है, हमें दिया गया है। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो हमें क्या मालूम करना है? हाइपोटेन्यूज मालूम करना है जो कि एक रिजल्टेंट है। ये यही बात कर रहा है कि अगर आपके पास बेस मौजूद है जो कि ए वेक्टर है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड मौजूद है जो कि बी वेक्टर है, तो फिर मैं आपको हाइपोटेन्यूज बता सकता हूं जो कि रिजल्टेंट है। अभी अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें, आपकी मर्जी, ना करना चाहें, हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बी की जगह पे ए लिखें और पी की जगह पे बी लिखें और यहाँ पे आर लिखें, आपकी मर्जी, इसका मैग्नीट्यूड साइड का हम निकाल लेंगे। भाई यहाँ पे आ गया स्क्वायर, अगर स्क्वायर को खत्म करें तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रेडिकल दे देंगे। अब वैल्यू पुट करें। भाई ये जो बेस है, बेस, ये बी ये वाली नहीं है, ये बेस है, ये नीचे वाला हिस्सा। अगर यहाँ पे बी का वैल्यू है 4 न्यूटन, मैंने रखा यहाँ पे 4, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 3 न्यूटन, यहां पे मैंने रखा 3। 4 का स्क्वायर सॉल्व करें 16, 3 का स्क्वायर सॉल्व करें 9, 16 को 9 से ऐड करें कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 25। रेडिकल को सॉल्व करें 5 न्यूटन। हमने मालूम करनी है ना मैग्नीट्यूड इस रिजल्टेंट का। क्या कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा हो, एक फोर्स लग रहा हो हमारे पास 4 न्यूटन का, यहां ऊपर डायरेक्शन में लग रहा हो, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 3 न्यूटन का, तो ये जो रिजल्टेंट निकलेगा ना, ये निकलेगा 5 न्यूटन का। निकाल लिया हमने, मैग्नीट्यूड निकाल लिया नंबर्स के अंदर। किसको फॉलो करके? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करके, जो ये यहां पे दिया गया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ये वाली साइड जो H से रिप्रेजेंट हो रही है, और यहां पे जो B है बेस, इसको आप A लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आप इसको B लिख सकते हैं, और ऐसे करके इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। तो एक तो तरीका ये होता है एनालिटिकली दो वेक्टर्स को ऐड करने का और उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर यहां पे 90 डिग्री ना बन रही हो तो फिर जैसे ये है, यहां पे वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री नहीं बन रही, ठीक है, 90 से ज्यादा बढ़ रही है, तो अब क्या करेंगे? अब ये ऊपर वाला लॉ फॉलो होगा। हमें अगर ट्राइंगल दिया जाएगा
तो वो कहलाएगा ट्राइंगल लॉ, जिसमें हम कोसाइन लॉ को इस्तेमाल करके उसकी दूसरी साइड फाइंड कर देंगे। लेकिन अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ दिया जाएगा तो हम उसको कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन यही फार्मूला इस्तेमाल करके उसका डायगोनल निकालेंगे। अब एक और चीज स्टूडेंट्स हम इसमें ढूंढेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एंगल, वो भी ये बताएगा पाइथागोरस थ्योरम कि भाई ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी एंगल कितनी है, कितनी एंगल बनाएगा, वो ढूंढेंगे हम। चलें अब बंद करें मिनट, पास करें, बंद ना कर जाए, पास। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है हमारा डायरेक्शन। चलो भाई हमें एक चीज तो आसानी समझ आ गई कि सर अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का निकालना है हमें मैग्नीट्यूड नंबर्स के अंदर, जस्ट दिखाना नहीं है। तो हमारे पास कितने तरीके आ गए, एक आ गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा हमारे पास आ गया कोसाइन लॉ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के लिए यूज होते हैं। पाइथागोरस एक स्पेशल केस है जो कह रहा है भाई अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री बनेगा तो ही मैं उसका मैग्नीट्यूड बता पाऊंगा इस तरीके के जरिए। लेकिन अगर 90 डिग्री ना बने तो कोसाइन लॉ हमारा जो होता है वो वैलिड होता है। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है डायरेक्शन। ये तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमें मालूम करना है कि ये कितनी एंगल बना के इस डायरेक्शन में जाएगा, जो मैंने यहाँ पे पहले ही 36 डिग्री लिख लिया। ठीक, वैसे तो हमें मालूम है इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एक्चुअल मालूम नहीं है एंगल कितनी बनाएगा। वही एंगल एक्चुअली डिसाइड करती है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें एक और फार्मूला दिया जाता है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस। यहाँ से हमने वो फार्मूला ड्राइव करना है। परपेंडिकुलर अगर इसकी बात की जाए तो ये है b और बेस यहाँ पे a है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे लिख लेंगे बेस, और सॉरी b, और बेस की जगह पे लिख लेंगे वेक्टर a, जो कि वहाँ साफ साफ दिखाई दिया जा चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे tan जो है ना इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, हमें तो थीटा चाहिए, इस डायरेक्शन में आएगा, इस साइड पे आएगा, ये आ जाएगा अपान में, डिवाइड करेगा, लेकिन हमने डायरेक्टली उसको ऊपर रखा है -1 करके। ये आ गया हमारा जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यूज पुट करने हैं। b का मैग्नीट्यूड है 3 जो यहाँ पे हमें दिया गया है। हमें इसका जो है ना यहाँ पे एंगल बनानी है कि कितनी बनेगी, किस डायरेक्शन में जाएगा। और a की जगह पे हमने लिख लिया 4। इन दोनों को करें आप डिवाइड, तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो जवाब आएगा 0.75। लगाएं कैलकुलेटर पे tan इनवर्स ऑफ 0.75, तो आपका यहाँ पे आएगा 36.87 डिग्री। यानी ये इसके साथ 36.87 डिग्री बना के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन एनालिटिकली और मैग्नीट्यूड एनालिटिकली नंबर्स को इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोसाइन लॉ। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, चाहे आप ट्राइंगल लॉ की बात करें एनालिटिकली, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ की बात करें एनालिटिकली, वो दोनों जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हैं ना, उन दोनों में ये इस्तेमाल होता है, नाम उनका होता है जस्ट। ठीक, और ये कहता है कि मैं 90 डिग्री पे इस्तेमाल नहीं होता, मैं हर डिग्री के लिए पॉसिबल हूँ। यानी अगर दो वेक्टर्स के दरमियान यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी ये वैलिड होगा, आंसर निकाल लेगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेगा रिजल्टेंट का। और अगर 90 डिग्री ना बन रही हो ए और बी के दरमियान तो फिर भी कोसाइन लॉ वैलिड होता है दो वेक्टर्स के दरमियान रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करने के लिए। तो वो पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 8 में। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।